नमस्कार जोहार, मैं हूं श्रुति कुमारी और स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम नई दिशाएं में। नई दिशाएं में हम आपको अलग अलग लोगों से मिलवाते हैं, उनके बारे में वो क्या कर रहे हैं इस विषय में बतलाते हैं। आत्मनिर्भरता किसी भी समाज का एक बहुत ज़रूरी पहलू है। जब हम लोगों को, किसी समाज के लोगों को, वहाँ के युवाओं को और औरतों को आत्मनिर्भर बनाते हैं तो वो समाज अपने आप काफ़ी आगे बढ़ जाता है। आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलवाने वाले हैं जो हमारे ना सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे भारत देश में अलग अलग समाजों को के युवाओं को और औरतों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। गणेश रेड्डी जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आज। नमस्कार जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ आने के लिए। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो सिटीजन्स फाउंडेशन है, आपकी जो संस्था है, वो क्या करती है और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी? तो कठिन सवाल है, शुरुआती दिन याद आ जाते हैं। दरअसल सिटीजन फाउंडेशन एक स्वयंसेवी संगठन है, बहुआयामी क्षेत्र में काम करती है जी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हैं, महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम करते हैं जी। जीविकापार्जन के ऊपर में काम करते हैं। उसके अलावा जो प्राकृतिक संसाधनों का जो प्रबंधन है जी। इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम करती है। एक मल्टी डायमेंशनल NGO है। राइट। इसकी स्थापना आप कह लें आज से 27 साल पहले हुई थी, 1997 में। उस वक्त कई ऐसे, हम उस वक्त युवा थे हम लोग, और कई ऐसे युवा मिल के इस संस्था का नींव रखा था। अब मुख्य रूप से कह लें कि ऐसे युवा जिनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता था, वो अलग कुछ करना चाहते थे जी। वो लोग एक साथ आए जी। और उन्होंने इसकी शुरुआत की। बिल्कुल। वो उस वक्त बिहार था, वहाँ पे हुआ था, आपका झारखंड है। और शुरुआती के टाइम में हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जब पल्स पोलियो का कार्यक्रम चल रहा था, तो हम लोग वो उस वक्त में, आप कोई भी संस्था की जब नींव पड़ती है तो वो छोटे स्तर पे ही होता है। बिल्कुल। और अपने आप में उस वक्त जो लोगों का, जो युवाओं को समझ था, हम लोगों की जो समझ थी कि क्या कुछ कर सकते हैं, उस वक्त में जो समझ में आया या लोगों ने सुझाव दिया, उसके हिसाब से ये शुरुआत हो गई। जी। तो आपने बताया कि किस प्रकार 1957 में ये शुरुआत हुई थी और कुछ लोगों ने मिलकर ये इसकी शुरुआत की थी। हम अब ये समझना चाहेंगे कि किन क्षेत्रों में जो सिटीजन्स फाउंडेशन है वो काम कर रहा है, किन किन अलग क्षेत्रों में है, किन किन राज्यों में काम कर रहा है और किन विषयों पर आप जोर दे रहे हैं। मैं आपको एक सुधार करना चाहूँगा कि ये 1957 में नहीं, 1997 में, 1997 में शुरुआत हुई थी। शुरुआती दौर में तो स्पोर्ट्स में हम लोगों ने काम किया था। उस वक्त में खेल युवाओं का सबसे रुचिकर विषय हुआ करता था, तो जाहिर सा बात है कि हमने खेल से शुरू किया था, रूरल स्पोर्ट्स को प्रमोट किया था जी। उसके बाद धीरे धीरे हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में करने लगे जी। उसके अलावा और जैसे जैसे समय बीतता गया तो अपने आप में एक समझ बनते गया और सरकार के तरफ से या समाज के तरफ से लोगों की तरफ से इच्छा हुआ कि आप इस क्षेत्र में भी काम करिए। उसके साथ भी हमने काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद में हमने जब इसका पंजीकरण कराया, बहुत काम तो पहले काफ़ी करते थे हम लोग, लेकिन बाद में पता चला कि ये संस्था का पंजीकरण भी कराना पड़ता है, रजिस्टर्ड भी कराना पड़ता है। तो हम लोगों ने इसका पंजीकरण कराया। 2002 में इसका पंजीकरण हुआ, 3 साल संस्था बनने के 3 साल बाद। जब से पंजीकरण हुआ उसके बाद में हम लोग काफ़ी बहुआयामी क्षेत्र में, शुरुआती समय में तो जब संस्था का पंजीकरण होता है तो कुछ समय लगता है काम करने के लिए, लेकिन हमारे साथ में, हम लोगों के साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिछले 3 वर्षों में काफ़ी हम लोग काम कर चुके थे, लोग जानते थे, एक विश्वास लोगों के बीच में हो गया था कि ये संस्था कर सकती है। उसका नतीजा हुआ कि हम लोगों का पंजीकरण के बाद ही कई ऐसे सरकारी काम हैं, हम उनके साथ जुड़ने लगे, लोग हमारे साथ जुड़ने लगे, फिर कारवां बनता गया और समझ भी बनती गई और हम लोगों ने बहुआयामी क्षेत्र में काम करना शुरू किया। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, करीब 5-6 राज्यों में काम कर रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में खास करके पब्लिक हेल्थ में काम कर रहे हैं। पब्लिक हेल्थ में
जो सरकार की जो 3 टियर हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है उसको हम मैनेज कर रहे हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स चला रहे हैं हम लोग जी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, जो 50 बेड के जो हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के लिए। उसके अलावा MMUs है, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स है जी, ऐसे करके काफ़ी ऐसे जो हेल्थ सेक्टर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। उस पे काम हेल्थ में तो 3 तरह का हेल्थ है, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड प्रोमोटिव। प्रमोटिव, तीनों हेल्थ में हम बराबर काम कर रहे हैं और अलग अलग स्टेट्स में काम कर रहे हैं। झारखंड में हेल्थ में ज़्यादा काम है बस। जी। हेल्थ के अलावा और कौन से क्षेत्र हैं जिसमें आप एक्टिव हैं? हेल्थ के अलावा आप कह लें तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, हालांकि हर क्षेत्र अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आपका अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो आपका जीविकापार्जन, आपकी कमाई, लाइवलीहुड ठीक होगा तो आपका हेल्थ ठीक होगा। बिल्कुल। अगर आपका हेल्थ ठीक रहेगा तभी आप लाइवलीहुड कर की पाएंगे। तरफ कर पाएंगे। जी। आपका हेल्थ लाइवलीहुड ठीक रहेगा तो आप एजुकेशन कर पाएंगे। आपका एजुकेशन सही होगा तो आप हेल्थ भी ठीक रहेगा, आपका लाइवलीहुड भी एक तरफ से इंटरकनेक्टेड है। हर सब एक साइकिल में है, कोई एक दूसरे को सप्लीमेंट करता है। जी। अभी तो झारखंड में मुख्य रूप से हम लोग स्वास्थ्य के अलावा जो काम कर रहे हैं वो जीविकापार्जन के लिए, लोगों का लाइवलीहुड कैसे हम जनरेट करें जी, अलग अलग क्षेत्र में, ऑन फार्म, नॉन फार्म। ऑन फार्म में आपका एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर प्रमोशन हो गया। उसके अलावा आपका जो फिशरीज हो गए, तो इस तरह का अलग अलग। नॉन फार्म में कुछ आपका आप जो एलाइड एक्टिविटीज़ है, मुर्गी पालन है, उसके अलावा आपका डकरी है, पोल्ट्री है, डेयरी है, डिपेंड करता है। ये सारा कुछ एरिया स्पेसिफिक है जी। आप किस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं, उस जगह का जोग्राफिकल कंडीशंस क्या है, वहाँ का लोग क्या शुरू से ही प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, लाइवलीहुड मीन्स उन लोगों के लिए कौन सा रहा है। और बहुत सा लाइवलीहुड मीन्स तो परंपरागत भी होता है। शुरू से ही कोई डकरी में लगे हुए हैं तो डकरी चल रहा है, कोई डेयरी में लगे हुए हैं। आप तो किसी को थोप नहीं सकते हैं तो कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। वहाँ का प्रैक्टिस शुरू में ही होता रहा है काफ़ी। आप बस उसको बेहतर बना सकते हैं। हाँ, हम उसमें यही करते हैं, उनको वैल्यू एडिशन करते हैं, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करते हैं। उनके बाद फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस कराते हैं। इसके अलावा और बैंकेबल मॉडल हो सकता है तो उनकी वित्तीय सहायता कैसे प्राप्त हो सकता है, हैंड होल्डिंग करते हैं। फिर आगे कोशिश करते हैं कि वो सततता बना रहे, वो सस्टेन करे जी। ऐसा ना हो कि हम वहाँ काम करने के बाद हमारी प्रोजेक्ट खत्म हो गया, हम विड्रॉ कर लें तो वो भी अपना विड्रॉ कर लें। कोशिश करते हैं वो एक रिलेशनशिप बना रहे, प्लस ऐसा मॉडल रहे कि वो सस्टेन करे, वो खुद भी करे और आने वाला जो जनरेशन है उसको भी वो जारी रखे जी। जैसे ट्रेनिंग देना लोगों को, अगर कोई फार्मिंग कर रहा है तो फार्मिंग में और किस तरीके से बेहतरी कर सकते हैं, इस सब विषयों पर भी काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होता है। अभी हमने बताया ना कि नो हाउ, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जी। उसके बाद कनेक्टिंग द डॉट्स अलग अलग क्षेत्र में हो सकता है। या तो वित्तीय सहायता चाहिए उनको, या फिर मशरूम की खेती करना चाह रहे हैं, उसमें क्या ऐसा चीज़ों को ध्यान में रखना उनको जी। कहाँ से मार्केट मिलेगा, मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, क्या उनके लिए क्या वो ठीक होगा भी कि नहीं होगा। अगर उनको लगता है मशरूम का खेती करना चाह रहे हैं, अगर उस इलाके में मार्केट नहीं है, वो भी हम उनको उनका कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं कि आप इसमें ना जाएं। आपका जो एरिया स्पेसिफिक जो जोग्राफिकल इलाका है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या बोलता है, आपको क्या करना चाहिए। उसके साथ साथ में मार्केट भी एक बड़ा चीज़ है। कुछ ऐसा चीज़ें हैं कि लोगों के दिमाग में बैठ जाता है, फैंसी लगता है, अरे वो मशरूम कर सकते हैं क्या, या और कुछ कर सकते हैं क्या। लेकिन एक चीज़ ध्यान में आता है कि ये ठीक है, आपके पास आप चाहते हैं करना, लेकिन उसके साथ साथ में क्या आपको क्या मार्केट वो सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल क्या आप करने की स्थिति में है, वो भी एक काफ़ी कुछ निर्भर करता है। बहुत ज़रूरी हो जाती है। बिल्कुल, अगर कुछ उगा भी रहे हैं, उसका मार्केट नहीं होगा या फिर वेदर सपोर्टिव नहीं होगा तो वो उसका कोई फायदा नहीं है। दाम भी तो मिलने चाहिए जो आप कर रहे हैं, वो जितना आप लगा रहे हैं उससे मार्जिन भी तो मिलना बहुत ज़रूरी है। बहुत सही बात बोली आपने। अब
आपके फाउंडेशन में सेल्फ रिलायंस की बात होती है, आत्मनिर्भरता की बात होती है, तो एक बार आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि सेल्फ रिलायंस का क्या महत्व है, खास करके जब हम झारखंड के संदर्भ में बात करते हैं तो किस प्रकार आत्मनिर्भरता बदल सकती है, झारखंड के फेस को बदल सकती है, उसको बेहतर बना सकती है। देखिए, ये सेल्फ रिलायंस, संजोग से आप सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, सिद्धियन फाउंडेशन का विजन भी है मेकिंग पीपुल सेल्फ रिलायंट। जी। हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। जी। अगर कोई भी काम हम करें, अगर यदि वो सशक्त ना हो, सस्टेन ना करे, तो आप समझ लीजिए कि सरासर बेईमानी होगा। बिल्कुल। हमने समय लगाया, हमने संसाधनों का निवेश किया, उसके बाद में हम वहाँ से एक ना एक दिन तो आप वहाँ से विड्रॉ करेंगे, निकलेंगे। बिल्कुल। अगर आपका समुदाय को आपने ठीक से कन्विंस नहीं किया, उनका क्षमता वर्धन नहीं किया, सही चीज़ उनको नहीं आपने बताया, वो क्या चीज़ सस्टेन करेगा और वो स्केलेबल भी हो। अगर वो ना हो तो क्या होगा कि सस्टेन नहीं करेगा, वो पीछे हट जाएंगे। सारा आपका जो प्रयास है वो धरा का धरा रह जाएगा। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात क्या है, आज के तारीख में सस्टेनेबिलिटी एक काफ़ी बड़ा, एक तरफ से देखा जाए तो बज़वर्ड है। बज़वर्ड के साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी अगर यदि है तो निरंतरता बना रहेगा। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए सबसे बड़ा आपको जो ज़रूरत का चीज़ है, आप जब योजना बनाते हैं जी। उस वक्त आपको ध्यान में रखना है, सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखना है, इम्पैक्ट को ध्यान में रखना है। आप सस्टेन हो सकता कर जाए, लेकिन उसका इम्पैक्ट ना हो। अगर इम्पैक्ट हो जाए लेकिन वो सस्टेन ना करे, दोनों एक दूसरे को मतलब सप्लीमेंट करते हैं और दोनों बहुत ज़रूरी है। दोनों बहुत ज़रूरी है। तो उसमें चैलेंजेस ये आता है कि वहाँ पे कौन सी योजनाओं को हम लें जी। और किस तरीके से काम करें। सस्टेनेबिलिटी का मतलब दो तीन तरह का सस्टेनेबिलिटी। एक तो है कि वो काम आप निरंतर जारी रखें जी। ठीक है, आप निरंतर जारी रख रहे हैं लेकिन उसका लाभ नहीं हो रहा, वो कॉमर्शियली वायबल नहीं है, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, तो वो भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। हो सकता है इकोनॉमिकली वायबल है लेकिन यहाँ पर वो व्यावहारिक रूप से सस्टेन नहीं कर पाएंगे। वो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है जी। तो ये सारा चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम करते हैं। और अब आपको पता है कि पिछले 15-20 वर्षों से हम 15-20 वर्ष पहले हम MDG की बात करते थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात करते थे जी। अभी हाल के कुछ वर्षों में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ने रिप्लेस किया है, SDG ने रिप्लेस किया है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को जी। अब SDG का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप कोई भी काम करें वो सस्टेन करें, निरंतरता बना रहे, सशक्तता बना रहे। जी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब आप खुद ना सस्टेन करें, तो अलग जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो सब सस्टेन करना चाहिए। जी बिल्कुल। सस्टेन करेंगे तभी वो चीज़ें आगे बढ़ेगी। एक दूसरे को हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करता है, एक तरफ से समझिए वातावरण है। जी। आपने सस्टेनेबिलिटी के बारे में समझाया, इतना कुछ बतलाया। सर मैं अपने ऑडियंस को अगर आप ये थोड़ा सा समझा दें कि कोई प्रोजेक्ट के माध्यम से एग्जाम्पल के थ्रू आप बता दें कि क्या होता है एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट, क्या होता है। अगर आप किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं तो किस प्रकार आप इंश्योर करते हैं कि ये सस्टेनेबल हो और कैसे एक मेक श्योर होता है कि हाँ अगर मैंने ये काम कर लिया तो ये सस्टेनेबल होगा, ये सालों साल तक चलता रहेगा, जनरेशंस बाय जनरेशंस चलता रहेगा। एक तो देखिए सरकारी, खास करके जो सरकारी योजनाएं हैं जी या CSR का प्रोजेक्ट है तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है, जो पहले का अनुभव जरा है तो समुदाय उसको उनको लगता है ना वो आए, उन्होंने कुछ दे दिया, हम ले लिए, फिर चले गए जी। और उनके जाने के बाद में पता नहीं वो क्या हुआ नहीं हुआ, वो नहीं पता किसी को नहीं पता चलता। चैलेंज यही रहता है कि हम उनको किस तरह से उनका मेंटली उनको डेवलप करें, उनका कैपेसिटी बिल्ड करें और उनको कोई थोपने के बजाय उनके साथ बैठ के हम योजना बनाएं। बिल्कुल। वहाँ का प्राकृतिक जो संसाधन क्या क्या उपलब्ध हैं, वहाँ पे उसके अलावा और क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर
मौजूद है, वहाँ अगल बगल का मार्केट क्या है, उसके अलावा जो जिनके लिए हम काम करने वाले हैं, जिस थीम के ऊपर में या किसी पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर में, तो वहाँ पर क्या वो जलवायु उसको सपोर्ट करती है क्या, उनके लायक उसमें ज़मीन है क्या, उनके पास इतना, या वो उतना प्रशिक्षित हैं क्या, या फिर बाजार उसके हिसाब से उपलब्ध है क्या। वो कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, उन सबों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाना पड़ता है। बहुत सा ज़्यादातर योजनाएं पहले क्या होती थी कि हम बनाएं, हम जाके उनको थोप दिए, भाई आपको क्या है कि आपको ये काम करना है। ना कभी उन्होंने इस तरह से कभी इन चीज़ों का अनुभव किया है, ना उनका अंदर से कोई इच्छा है इस तरह का काम को करने के लिए जी। तो वो क्या होता है कि जब तक आप हैं उनको कुछ मिल रहा है, लेकर रख लेते हैं, बाद में जैसे ही आप विड्रॉ करते हैं वो सस्टेन नहीं करता, कुछ दिन के बाद में वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, वो डिसओन कर लेते हैं। तो हम लोगों का कोशिश रहता है कि पहले समुदाय के बीच में जाएं, उनको समझें, और जब हम योजना बनाते हैं जी। तो उसमें उनको भागीदार बनाएं, निर्णय प्रक्रिया में भी वो भागीदार बने, तो वो भी अपने बात को बोल सके। अगर निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनते हैं, इसका नतीजा ये होता है कि वो प्रोग्राम को ओन करते हैं बिल्कुल। तो उस कार्यक्रम का वो स्वामित्व लेते हैं। जब कोई किसी कार्यक्रम का स्वामित्व लेगा तो सस्टेनेबिलिटी का एक तरफ से गारंटी हो जाता है, या संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जी जी। तो आपने एक बहुत बढ़िया बात बोली सर कि एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब अपने ऊपर आती है कि नहीं हमें ये काम करना है तो लोग ज़्यादा एक्टिवली कर पाते हैं, रादर देन अगर हम किसान को जाके बोलें या किसी भी कम्युनिटी में जाके बोलें कि नहीं आपको ये करना है। देखिए होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो फंडिंग एजेंसी है, जो योजनाएं देती है, वो सोचती है कि हमारा सफलता है, हमने उनको दे दिया इसीलिए वो सफल हो गए। लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता। आपको सफल समुदाय ही करने वाले, जिनके लिए आप काम करने वाले हैं, वही आपको असफल बनाएंगे या सफल बनाएंगे। बिल्कुल। तो हमारे उनके बीच का जो संबंध है कैसा है, हमने उनको किस तरीके से तैयार किया है इन सब चीज़ों को कोप करने के लिए जी। एक बड़ा चीज़ है जी। आने वाले दिनों में आप रहें ना रहें, वही जो भी कार्यक्रम है आपको ले जाएंगे। अगर उनको लगा कि कार्यक्रम फिजिबल है, वायबल है, इम्पैक्टफुल है, सस्टेनेबल है, वो जरूर ले जाएंगे उनको। बिल्कुल। तो सर आपने बताया कि सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। कोई आप एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं, कोई स्टोरी झारखंड की जिससे क्या इम्पैक्ट हुआ या किस विषयों पर आपने काम किया और उससे किस तरीके से लोगों को मदद हुई? कई ऐसे उदाहरण हैं जी। बहुत ऐसे हम लोगों ने कोऑपरेटिव बनाए हैं सिंहभूम इलाके में, जो उनके रोजगार से संबंधित था, लाइवलीहुड का प्रोजेक्ट था जी। पोल्ट्री फार्म था जी। तो हम लोगों ने पोल्ट्री फार्म बना के उनका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, उनको लाइवलीहुड मुहैया करा दिया, उनको ट्रेनिंग कर दिया, उनका कैपेसिटी बिल्ड कर दिया, उनका हैंड होल्डिंग कर दिया। उसके अलावा फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस काफ़ी बड़ा चीज़ है। काम शुरू होने से पहले जो चीज़ आपको चाहिए, कच्चा माल हो या जो आपको काम करना है, बैकवर्ड लिंकेज हो गया। अब वंस एक बार आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, साइकिल पूरा हो जाता है, तो आप कहाँ से खरीद करेंगे जी। कितने में खरीद करेंगे, वो सब पहले से तय हो जाता है। आप फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस आप दे देते हैं जी। काम शुरू होने से पहले का चीज़, काम शुरू होने के बाद का चीज़। तो एक तरफ से आप समझिए कि सस्टेनेबिलिटी का एक मजबूत दावेदार बन जाता है वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जी। अब ज़्यादातर क्या होता है कि हम बेनिफिशरी का टर्मोलॉजी यूज़ करते हैं जी। होता है ना कि बेनिफिशरी, वो लगता है कि हमको आया कुछ बेनिफिट दे के किया है, लेकिन हम लोग स्ट्रांगली एडवोकेट करते हैं कि भाई आप कुछ भी कर रहे हो, आप बिजनेस करने वाले हो, राइट। आपको एंटरप्राइज करना है। उनके एक छोटा ही चीज़ हो, लेकिन उनके दिमाग में धारण हमको करा देना है कि आपको बिजनेस करना, आपको एंटरप्राइज करना है। इससे आप
पहला सीढ़ी आपका ये है, उसके बाद दूसरे सीढ़ी में जाना है, तीसरे में जाना है, चौथे में जाना है। एक तरफ से उनके दिलो दिमाग में बैठा देना है कि आप बेनिफिशियरी नहीं है। ये बेनिफिशियरी से क्या होता है कि लगता है हम लाभार्थी हैं, हमको कुछ लाभ मिल गया, हो गया। लेकिन जब तक हम उनको एक एंटरप्राइज उनको के रूप में डेवलप ना करें, उनको लगे कि हम बिजनेस कर रहे हैं, अब बिजनेस में आगे बढ़ना है। ज़्यादातर क्या होता है कि आपने उनको कुछ पोल्ट्री का प्रोजेक्ट है तो कुछ पोल्ट्री दे दिया, या फिर आपको कुछ गोट्री दे दिया, गोट्री का प्रोजेक्ट है कुछ डेयरी दे दिया। अब ज़्यादातर क्या होता है, गोट्री है तो भाई वो बकरी उसको मिल गया बकरा, और उसने क्या किया कि कैपेसिटी बिल्ड नहीं है, फॉलो आपका फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस नहीं है, तो वो अपना खपत कर लिया, तो वो सारा कुछ धरे का धरा रह जाता है। वो चीज़ इंश्योर करना है कि ये चीज़ें मतलब कैसे वो आगे ले जाए। मतलब हम एक बेस बना के दे रहे हैं आपको बिजनेस के लिए, और आपको इस बिजनेस को बड़ा बनाना है। हाँ, ये उनको बहुत जरूरी है। मतलब उनका नजरिया भी, माइंडसेट भी चेंज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और एक बार अगर यदि फर्स्ट जनरेशन जो भी उसका बिजनेस करने वाला है, फर्स्ट जनरेशन जो एंटरप्रेन्योर है, उसको अगर यदि लाभ का स्वाद लग जाए, उसको लगे कि नहीं हमको बेनिफिट हो गया है, फायदा हो रहा है बिजनेस, हो रहा है, तो वो आप समझिए कि वो आगे भी चलेगा, उसको आगे ले जाएगा। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बातें आपने बतलाई कि किस प्रकार से जो एनजीओ है उसका काम ये नहीं है कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, बल्कि उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं एक लंबे समय के लिए, उनके लिए बिजनेस तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी माइंडसेट चेंज कर रहे हैं, जो उनके आगे आने वाले जनरेशन्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। सर, आपने टेक्नोलॉजी की बात करी थी शुरुआत में कि टेक्नोलॉजी की भी मदद से आप लोग काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा समझाएंगे कि किस प्रकार टेक्नोलॉजी का रोल प्ले होता है इसमें, वो किस तरीके से लोगों को हाँ बिल्कुल मदद करता है। जी, आपने सही बात बोला। मैं खास करके मैं खुद भी टेक्नोलॉजी पे काफ़ी विश्वास करता हूँ। मैं अक्सर बोलता भी हूँ, कोई भी संस्थान को चलाना है तो उसमें 3 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे, या तो आर्थिक रूप से, या तो जितना जल्दी हमको हासिल करना वो हासिल नहीं कर पाएंगे। आप अगर यदि हम देख लें, स्वास्थ्य क्षेत्र में हम टेलीमेडिसिन का यूज़ करते हैं जी। उसके अलावा हम HIMS का यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं जी। उसके अलावा जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, ट्रेनिंग है, पहले तो आपका होता था कि क्या नाम है आपने कुछ ये दिखा दिया, क्या नाम है पिक्टोरियल दिखा दिया। आजकल तो आप लाइव दिखा सकते हैं लोगों को, जहाँ पर हो रहा, जा नहीं सकते हैं लेकिन एक्सपोजर विजिट करा सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि सीइंग बिलीविंग इन सीइंग, जो हम देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं। तो जहाँ तक हो सकता है MIS में हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। डैश रहता है, डैशबोर्ड बना रहता है कि आज का प्रोजेक्ट का आज जो भी काम हुआ है, हम लोग अलग अलग क्षेत्र, हम लोग 15 राज्यों में काम करते हैं, तो अलग अलग जगह में अलग अलग प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस चलते रहता है जी। तो इसमें चलता है कि भाई आज क्या हुआ, आप डैश में है, पता चल गया कि कितने लोग आपको उपस्थित हैं, कहाँ कहाँ किस इलाके में प्रोजेक्ट चल रहा है जी। उसके बाद में जो MIS है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जी, तो उसमें प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है, कितना आगे बढ़ा, प्रोग्रेस हुआ कहाँ कहाँ हडल्स है, कहाँ बोटलनेक्स है, वो सब उससे पता चल जाता है जी। तो वो एक, उसके अलावा जो आप आप देख लें, हम इसको यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में जी। HIMS, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। पता चल जाता है कि कितना पेशेंट रजिस्टर्ड हुआ, उसमें उससे पता चलता है कि किस तरह का पेशेंट आए, एक एवरेज निकल जाता है, खांसी के कितने पेशेंट आ रहे हैं, कौन से महीने में, कौन से सीजन में क्या पेशेंट, किस तरह का पेशेंट ज़्यादा आ रहा है, एक एवरेज निकल जाता है। उसके हिसाब से हमको तैयारी करने में मिलता है कि भाई सर्दी के मौसम में इस तरह की दवाइयाँ चाहिए, इस तरह का पेशेंट आता है, गर्मी के मौसम में इस तरह का पेशेंट आता है, इस तरह का दवाइयाँ, इस तरह की तैयारियाँ करनी चाहिए। एक तरफ से वो एक हम एडवांस में रेडी कर पाते हैं खुद को
में आगे प्रिपेयर्डनेस, फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस के लिए आप तैयार रहते हैं? जी, एक शॉर्ट क्वेश्चन है सर मेरा। जो युवा हैं आज के झारखंड में, वो अगर इन सेक्टर्स में लोगों की मदद करना चाहें, काम करना चाहें, तो वो किस प्रकार कर सकते हैं? अगर आप एक सेंटेंस में उनको मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए कुछ कहना चाहें। देखिए, आप ये डेवलपमेंट सेक्टर जो सोशल सेक्टर है आज काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है जब से CSR मैंडेट हो गया है इंडिया में। तो एज ए वॉलंटियर वो काम कर सकते हैं, एज ए कैरियर वो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा स्कोप है, काफ़ी ह्यूज स्कोप है। वॉलंटियर करना चाहते हैं तो उनको मन की संतुष्टि होगी, वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और एक तरफ से अब बोलें तो उनको फील गुड भी होता है लगेगा जब हम लोगों की मदद एज ए कैरियर वो बिल्कुल डेवलपमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। बहुत सा आप नाम लीजिए, डिफरेंट कॉर्पोरेट PSUs हैं, अच्छे सैलरियाँ भी हैं, आप जॉब सेटिस्फैक्शन हम कह सकते हैं कि हाँ, डेवलपमेंट सेक्टर में आज बहुत बढ़ोतरी हो रही है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं जो एज अ करियर हम आगे लेके जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिसमें लोग काम कर सकते हैं। तो सर, हमने इस पूरे शो में समझा कि किस प्रकार जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी कम्युनिटी की मदद करते हैं, तो सस्टेनेबिलिटी एक बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है। और टेक्नोलॉजी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है उसमें, कि जब हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हैं तो उसको ट्रैक करना और उसको असेस करना, उसको बेहतर करना बहुत आसान हो जाता है आगे के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद गणेश रेड्डी सर आपका यहाँ हमारे शो में आने के लिए, हमें इतना कुछ बतलाने के लिए कि किस प्रकार आप झारखंड में काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, साथ में हमारे युवा को इंस्पायर करने के लिए कि वो भी आगे बढ़ें और वो भी कुछ बढ़िया करें। तो अब मैं अपने ऑडियंस से भी विदा लेना चाहूँगी। आज के लिए जोहार, नमस्कार। अब हम आपसे मिलेंगे अगले अंक।